So, hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to solve the questions of FEMA. ठीक है, तो हम इधर ना ज़्यादा रिवाइज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। तो जिसको थोड़ा बहुत भी आइडिया था, जिसने पहले भी अगर कभी एक बार FEMA करा हो और जिसको एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू करना है कि एक बार मैं क्वेश्चन को गो थ्रू कर लूँ, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लूँ, फिर देन मैं नोट्स ही पढ़ लूँ तो बेटर है। तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है जिनको एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू करना है, राइट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्ज़ाम टाइम में तो या तो आप क्वेश्चन कर सकते हो या तो आप नोट्स पढ़ सकते हो। तो आपके नोट्स कुछ इस तरीके से हो जाने चाहिए कि सारे क्वेश्चन भी हम उसमें कवर कर सकें, ठीक है, वैसे नोट्स हो जाने चाहिए आपके, राइट। तो बिना किसी देर के हम फेमा के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। अराउंड 45 क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जो 45 क्वेश्चन है इसको हम ट्राई करेंगे कि एक एक घंटे के वीडियो में इसको अराउंड 2 वीडियो में कवर कर सकें, ठीक है। क्योंकि यार 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो तो हम देख भी नहीं पाते, तो एक एक घंटे का वीडियो सफिशेंट है, अपन देख सकते हैं अच्छे तरीके से और थोड़ा सा वो लंबा लगता भी नहीं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, राइट। चलो, फेमा ये बुक आपको पता ही है, रवि अग्रवाल सर की बुक थी, उन्होंने खुद नहीं कंपाइलर लेकर आए हैं और टेलीग्राम चैनल पे तो ये है ही अवेलेबल, वहाँ से आप डाउनलोड करो। देन हो सकता है कि MCQs भी हम कर लें, ठीक है। तो आप एक बार डाउनलोड करके रख लो अपने पास, जो है अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है कि पीटर अ सिटीज़न एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 उसको जर्मनी में जॉब मिल गई, ठीक है। इन द ईयर 2011 गॉट अ जॉब इन जर्मनी। ही प्लान टू शिफ्ट एंड ड्यू टू ट्रैवलिंग एंड शिफ्टिंग स्टडीज़ ऑफ डॉटर लीसा। तो देखो लोग कौन कौन है, पीटर, उसकी डॉटर लीसा, उसकी स्टडीज़ भी अफेक्ट हो रही थी। तो ही डिसाइडेड टू एडमिट हर इनटू मेयो कॉलेज। तो उसने सोचा इसको भी ले जाओ मेयो कॉलेज में, इसका एडमिशन करा देते हैं। ही डिसाइडेड टू एडमिट हर इनटू मेयो कॉलेज एट अजमेर, ओके, फॉर हर फर्दर स्टडीज़, ओके। तो अब ट्रैवलिंग और शिफ्टिंग से स्टडीज़ अफेक्ट हो रही थी लीसा की। सो ही डिसाइडेड टू एडमिट हर इनटू मेयो कॉलेज एट अजमेर फॉर हर फर्दर स्टडीज़, ठीक है, ऑन 23 मार्च 2017, ठीक है। पीटर अलॉन्ग विथ हिज वाइफ, अब देखो 16-17 की बात इन्होंने कर ली, ठीक है। पीटर अलॉन्ग विथ हिज वाइफ एंड डॉटर रीच इंडिया फ्रॉम जर्मनी। तो 16-17 को मतलब कि ये कब आए हैं, 23 मार्च को, राइट, इंडिया है। और 22 अप्रैल 2017, अब 23 मार्च के बाद 22 अप्रैल आया। अब 22 अप्रैल को लीसा को एडमिशन मिला कॉलेज में, ठीक है, उसको एडमिशन मिला कॉलेज में, ठीक है। अब देखो एंड सिंस देन शी वॉज लिविंग इन इंडिया, तो जो लीसा है वो तो तब से ही इंडिया में रह रही। पीटर एंड हिज वाइफ रिटर्न जर्मनी, और उसमें ही जब मई की बात आई तो 1 मई में वो रिटर्न हो गए। तो 23 मार्च को आए, ठीक है, लीसा का एडमिशन कराया और फिर चले गए, ठीक है, ऑन 1 मई, ठीक है। पीटर डिड नॉट विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18 में उसने फाइनेंशियल ईयर में पीटर ने विजिट ही नहीं करा इंडिया। हाउएवर हिज वाइफ वॉज इन इंडिया फ्रॉम 2 दिसंबर 17, ही वॉज इन इंडिया। अच्छा, फिर आती बात 2 दिसंबर 17 की। तो 2 दिसंबर 17 को उसकी वाइफ आई थी, ठीक है, 2 दिसंबर से 2 जनवरी 18। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 पीटर वॉज इन इंडिया। अब उसकी वाइफ तो जो थी वो 2 दिसंबर से 2 जनवरी तक थी, और पीटर वॉज इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1919। पीटर इंडिया में था फॉर 185 डेज, ठीक है, ड्यू टू डिप्लॉयमेंट, ओके, डिप्लॉयमेंट, उसका डिप्लॉयमेंट हुआ था। और लीजा की इल हेल्थ थी। फ्रॉम द फॉलोइंग हु विल बी ट्रीटेड एज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, फ्रॉम द फॉलोइंग, इन सब लोगों में से कौन सा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 18-19। अब सी फिनेंशियल ईयर एंडेड 18-19 में हमको देखना है, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर आपको, जैसे कि मैं तो इधर नोट्स ओपन कर रहा हूँ, आप भी अपना ओपन करो, राइट। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज़्यादा रहे कि नहीं रहे, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। तो लीसा का एडमिशन कराना था, तो लीसा तो वहीं पे ही है तब से, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में लीसा तो रेसिडेंट होगी, राइट। अब लीसा की वाइफ, लीसा की मदर, राइट, या पीटर की वाइफ मैं बोलूँ, तो ये कब आए थे, ये 22 ये पहले 23 मार्च को आए थे, ठीक है, और फिर जो है 1 मई को चले गए। तो 23 मार्च से 1 मई गिन लो, ये होते हैं हमारे 39 डेज़, ठीक है। फिर तो सब चले गए थे, राइट। और फिर उसके बाद जो उसकी वाइफ है
वो इंडिया में कब आई थी? 2 दिसंबर। मतलब कि दिसंबर के अगर अपन मान लें 29 डेज भी माने तो एक तरीके से 68 डेज़ ही होते हैं। और पीटर तो 68 डेज से भी कम रुका है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, राइट। तो ऐसे केस में सिर्फ लीसा ही जो है, ठीक है, सिर्फ लीसा ही जो है रेसिडेंट है। चलो अगला, राहुल, राइट। पहले सारे पर्सन नोट कर लेना। राहुल सन ऑफ मनीष, राइट, वॉज गोइंग टू USA अंडर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत वो जा रहा था। फॉर मीटिंग राहुल एक्सपेंसेस इन USA। अब देखो, मीटिंग द एक्सपेंस ऑफ रिलेटिव, आपको याद आ रहा है, ये अपन ने करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में पढ़ा था। चलो ठीक है, तो वो जा रहा है फॉर मीटिंग द राहुल एक्सपेंस इन USA। मनीष ने परचेस करी $5,000, ठीक है, फ्रॉम ऑथराइज पर्सन ऑन 15 फरवरी। तो $5,000 परचेस करे ऑन 15 फरवरी 2018। राहुल कैम बैक टू इंडिया, ठीक है। तो ऑन 15 फरवरी 2018 मनीष ने परचेस करे $5,000 फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस। अब राहुल कैम बैक टू इंडिया ऑन 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च को आया। एट द टाइम ऑफ रिटर्न टू इंडिया ही वॉज हैविंग 1850। अब 5,000 का खर्चा करा था, 5,000 दिए थे, अब 1850 अनस्पेंड $US थे। तो बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड तरीका क्या है, क्या करना चाहिए उसको, राइट। तो अब देखो, अब ये अमाउंट कितना है? 1850, राइट। तो देखो सिंपल सी बात है कि अनस्पेंड फॉरेन एक्सचेंज जो है, ये तो अनस्पेंड है। अब ये करना क्या चाहिए? क्या ऑथराइज पर्सन को सरेंडर कर देना चाहिए, ठीक है। 180 डेज़ में 90 डेज़ में कब तक हमको सरेंडर करना चाहिए? देखो अमाउंट तो सिर्फ 1850 है, तो अपन ने पढ़ा है कि $2,000 तक ये रिटेन कर सकता है, ओके। अब RTP नवंबर 19, मिस्टर राम हैज़ रिसाइडेड इन इंडिया। राम जो है रिसाइडेड इन इंडिया, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18, ठीक है, फॉर लेस देन 183। अब देखो यार 17-18, अब टाइम लाइन बना दो, लेस देन 183। ही अगेन केम इन टू इंडिया। अब 1 मई को वो इंडिया आया, ठीक है, फॉर हायर स्टडीज़, ठीक है। अब 17-18 में तो लेस देन 183 डेज, 1 मई को वो हायर स्टडीज़ के लिए आया और स्टेड अप टू 15 जुलाई। आया तो सही, पर उसने 18-19 तो रुका, वो 15 जुलाई तक रुका, ठीक है। 1 सेकेंड, स्टेट द करेक्ट आंसर एज टू रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर राम, ठीक है, क्योंकि वो 18-19 में था और 15 जुलाई तक रुका, मतलब 15 जुलाई को गया। तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर राम इन द लाइट ऑफ द गिवन फैक्ट एज पर द फेमा। 18-19 में उसका स्टेटस क्या है, ये तो यही पूछ रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। चलो ये तो MCQ पूछ रहे हैं, तो क्या राम 18-19 में पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है? अब देखो, अब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो 183 डेज से कम था, अगर आपने देखा हो तो बोल ही दिया है कि 183 डेज से कम है, ठीक है। तो ऐसे केस में, राइट, ऐसे केस में जब 18-19 में वो इंडिया आ रहा है, तो ऐसे केस में पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कैसे हुआ? कैन नॉट बी कंसिडर एज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इन 18-19, ठीक है। अब 19-20 की बात कर ली, तो क्या अब 19-20 में पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है? तो देखो 19-20 के लिए आपको 18-19 चेक करना पड़ेगा, और 18-19 में अगर आप देखो तो अप्रैल को छोड़ के, ठीक है, वो तो ऑल टाइम रुका, क्योंकि वो 1 मई को ही इधर आ गया था, अगर आपने देखा हो तो वो 1 मई को ही आ गया था। तो ऐसे केस में 183 डेज से ज़्यादा है, 182 डेज से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो जाता है। तो ऐसे केस में 2 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। अब मिस आशिमा, डॉटर मिस्टर मित्तल। तो देखो मिस्टर मित्तल है, उसकी डॉटर है आशिमा, ठीक है। अब देखो, इस रिसाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, वो तो ऑस्ट्रेलिया में रिसाइड कर रही है सिंस लॉन्ग शी वांट्स टू बाय अ फ्लैट इन ऑस्ट्रेलिया। अब बहुत टाइम से उधर ही है, तो सोच रही कि वहाँ पे फ्लैट ही ले लेते हैं, ठीक है। अब वो तो अनमैरिड है, तो शी वांट टू मेक हर फादर अ मित्तल अ जॉइंट होल्डर इन दैट फ्लैट, कि आप पापा ऐसा करो कि इसमें जॉइंट होल्डर बन जाओ, ठीक है। फॉर विच इंटायर प्रोसीड्स आर टू बी पेड बाय हर। पापा जॉइंट होल्डर है, पैसे यही देगी, पापा जॉइंट होल्डर है। मिस्टर मित्तल वांट्स टू रिसीव एडवांस पेमेंट अगेंस्ट हिज एक्सपोर्ट फ्रॉम अ बायर आउटसाइड इंडिया। मिस्टर मित्तल वांट्स टू रिसीव एडवांस पेमेंट, मिस्टर मित्तल को भी जो है वांट्स टू रिसीव एडवांस पेमेंट अगेंस्ट हिज एक्सपोर्ट, क्योंकि उसने कुछ एक्सपोर्ट करा था, उसका एडवांस पेमेंट
चाहिए था फ्रॉम अ बायर आउटसाइड इंडिया, एक्सप्लेन द रिलेवेंट प्रोविजन। तो यार एक तो फ्लैट खरीदने का है और एक तो एक्सपोर्ट का है। इधर जो है आशिमा बाकायदा एक्सपोर्टर की डॉटर है, फ्लैट ख़रीदना है, तो पापा आप जॉइंट होल्डर बन जाओ फ्लैट में, मैं पूरा प्रोसीड्स पे कर देती हूँ। उधर मित्तल को भी एडवांस पेमेंट चाहिए एक बायर से, ठीक है, अगेंस्ट इज एक्सपोर्ट, ठीक है। अब समझो दो प्रोविज़न आते हैं, एक तो कि एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट में एडवांस पेमेंट, उस पर एक अच्छा प्रोविज़न है, राइट। और उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं बताया, चलो ठीक है। अब देखो एडवांस पेमेंट फॉलोइंग आर द प्रोविजन अगेंस्ट एडवांस पेमेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो जब एक्सपोर्टर रिसीव करता है एडवांस पेमेंट, अब एडवांस पेमेंट रिसीव करता है तो तुम्हारी इच्छा पे कि तुमको इंटरेस्ट देना है नहीं देना है, जो भी एग्रीमेंट में बोल के रखे, राइट। वो किसी बायर या थर्ड पार्टी से मिल रहा है, नेम्ड इन द एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन मेड बाय द एक्सपोर्टर, ठीक है। द एक्सपोर्टर शैल बी अंडर ऑब्लिगेशन टू इंश्योर, अब ऑब्लिगेशन में तो है, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट में मिले या विदाउट इंटरेस्ट मिले, जो भी है, ठीक है, तो आपको कुछ ऑब्लिगेशन है। सबसे पहले आपको एडवांस पेमेंट मिला है ना, तो आप तो जो शिपमेंट है गुड्स का वो 1 साल के अंदर कर दो और एडवांस पेमेंट रिसिप्ट के 1 साल के अंदर कर दो। तो एडवांस पेमेंट आया है, ठीक है, और 1 साल के अंदर जो है आप गुड्स एक्सपोर्ट कर देना। और चलो कभी इंटरेस्ट कुछ पेबल होगा, ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ एनी पेबल, क्या एडवांस पेमेंट मिला है तो सामने वाला आपको बोले आप सामने वाले को इंटरेस्ट पे करोगे, तो लाइबर प्लस 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो लाइबर प्लस 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है बात आती है डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट कवरिंग द शिपमेंट, ठीक है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ऑब्वियस बात है, कवरिंग द शिपमेंट आर रूटेड थ्रू ऑथराइज डीलर थ्रू हुम एडवांस पेमेंट रिसीव। तो जिस भी ऑथराइज डीलर से जो है हमको एडवांस पेमेंट रिसीव हुआ है, जिस भी ऑथराइज डीलर से हमें जो है एडवांस पेमेंट रिसीव हुआ है, क्योंकि हम डायरेक्ट रिसीव करने से रहे, हमको ऑथराइज डीलर से मिलेगा, तो डॉक्यूमेंट भी जो है रूट थ्रू द ऑथराइज डीलर। ये पर्टिकुलर 3 कंडीशन हमने इधर भी लेके रखी है कि हमको एडवांस जब रिसीव होता है तो इंटरेस्ट हो विदाउट इंटरेस्ट कुछ ऑब्लिगेशन है कि गुड्स का शिपमेंट 1 साल के अंदर होना चाहिए। अगर कभी इंटरेस्ट है तो लाइबर प्लस 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का इंटरेस्ट नहीं होगा, और जो डॉक्यूमेंट्स है वो रूट थ्रू ऑथराइज डीलर होंगे, राइट। फिर बात आती है कि प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ एक्सपोर्ट इनएबिलिटी, कि एक्सपोर्ट जो है रेमिट नहीं कर पा रहा है, ओके, शिपमेंट नहीं कर पा रहा है पार्टली या फुली 1 साल के अंदर, ठीक है। तो ऐसे केस में अब आप कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो सामने वाले ने तो आपको एडवांस दे दिया है ना, तो नो रेमिटेंस टुवर्ड्स द रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड पोर्शन ऑफ एडवांस पेमेंट। ये बोल रहे हैं कि भाई रेमिटेंस, ठीक है, नहीं कर पाओगे कि यार हम पूरा तो नहीं कर पाए, तो जो भी अनयूटिलाइज पोर्शन था एडवांस पेमेंट का उसको जो है आप रेमिट नहीं कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर नो रिफंड, नो रेमिटेंस टुवर्ड्स रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज पोर्शन ऑफ एडवांस पेमेंट और टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, ठीक है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। तो वही बात है कि सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ RBI, अगर आपको भेजना भी है तो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ RBI आप जो है कर सकते हो। आप रिफ़ंड नहीं कर पाओगे, इंटरेस्ट नहीं पे कर पाओगे, पर सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ RBI कि RBI ने परमिट करा तो आप फिर कर सकते हो। अब पॉइंट ये आता है कि इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन क्यों लेकर आए थे, तो चलो देखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों लेकर आए थे। देखो ऐसा है कि नॉट बी स्टैंडिंग कंटेंट इन क्लॉज 1 जो भी है, एन एक्सपोर्टर मे रिसीव एडवांस पेमेंट। जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर की बात करते थे मित्तल की, वो मे रिसीव एडवांस पेमेंट व्हेन द एक्सपोर्ट एग्रीमेंट इटसेल्फ, वो पेमेंट रिसीव कर सकता है व्हेन एक्सपोर्ट एग्रीमेंट इटसेल्फ ड्यूली प्रोवाइड शिपमेंट ऑफ गुड्स एक्सटेंडिंग बियॉन्ड पीरियड ऑफ 1 ईयर। जब सामने वाला इंपोर्टर है उसको कोई दिक्कत ही नहीं है कि अगर शिपमेंट 1 साल से ज़्यादा हो, अगर एग्रीमेंट में 1 साल से ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है, तो भी चलेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का मीनिंग तो यार आपको पता ही है कि वो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम प्रोविजन पढ़ेंगे तो ही हो जाएगा, ठीक। पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट करा है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इन फॉरेन सिक्योरिटीज़, ठीक है, क्या वो परमिसेबल है और नॉट अंडर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो PRI ने इन्वेस्टमेंट करा है फॉरेन सिक्योरिटीज़ में, वैसे ही परमिसेबल है,
तो जब आप परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में जाओगे आपको दिखेगा ये 1 सेकेंड कि पीआरआई इन्वेस्टमेंट करता है फॉरेन सिक्योरिटीज़ में, और पीआरओआई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन या इंडियन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, राइट। तो देखो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन थी, ठीक है, और साथ ही साथ जो है हमको ये समझना पड़ेगा कि कैपिटल ट्रांजैक्शन को जो है क्लासीफाई करके रखा है इन हेड्स, प्रोहिबिटेड, परमिसेबल, ठीक है। तो परमिसेबल 2 है, फिर प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो परमिसेबल पीआरआई के लिए, परमिसेबल पीआरओआई के लिए, और कुछ प्रोहिबिटेड है, और वैसे ये परमिसेबल है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन हम जब नोट्स पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे, अभी तो हम सिर्फ जो है क्वेश्चन देख रहे हैं। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप अपने नोट्स भी ओपन करके रखो ताकि आपको एक तरीके से दिख जाए कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है, ठीक है। बाकी परमिसेबल की बात मैंने आपको बता दी। चलो, मिस्टर बंदा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इंडियन ओरिजिन का, टुक एम्प्लॉयमेंट इन यूएसए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इंडियन ओरिजिन है, उसका ओरिजिन इंडिया का है, एम्प्लॉयमेंट उसका यूएसए में है, और यूएसए में ही डिसाइड कर रहा है लॉन्ग टाइम से। ही डिसाइड टू एक्वायर फार्म हाउस। अब देखो, अब पॉइंट ये है कि ही इज़ ए रेसिडेंट इन यूएसए, तो वो इंडिया के लिए तो पीआरओआई हो गया। अब पीआरओआई में आपने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में मैं आपको बता दूँ कुछ प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन थे, जिसका निमोनिक था निधि चीट करती है, ये उसका आर्ट है। तो निधि में निधि कंपनी आ गया, वो पीआरओआई निधि कंपनी ओपन नहीं कर सकते, चीट फंड बिजनेस में नहीं आ सकते, ये उसका आर्ट है। एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटी में नहीं आ सकते, रियल इस्टेट बिजनेस में इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस इस पर नहीं आ सकते, और ट्रेडिंग इन टीडीआर, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट के ट्रेडिंग में नहीं आ सकते। फिर टीडीआर के कुछ एक्सेप्शन थे कि फार्म हाउस का कंस्ट्रक्शन करना है, रेसिडेंशियल हाउस का कंस्ट्रक्शन करना है, ब्रिज का करना है, रोड का करना है, ये सब जो है टीडीआर में नहीं आते हैं। मतलब कि ट्रेडिंग इन टीडीआर प्रोहिबिटेड है, ये टीडीआर में नहीं आते, मतलब ये परमिटेड है, ठीक है। तो फार्म हाउस तो अपन ने पढ़ा, निधि चीट करती, ये उसका आर्ट है। रियल इस्टेट बेसिस इंक्लूडिंग बिजनेस इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस, राइट। तो ये फार्म हाउस का कंस्ट्रक्शन, राइट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट करना है निधि कंपनी में, ना भैया निधि कंपनी में भी नहीं आ सकते, और इन्वेस्टमेंट करना है रियल इस्टेट बिजनेस में, ठीक है। अब रियल इस्टेट बिजनेस में 1 सेकेंड, फॉर्म्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप। रियल इस्टेट बिजनेस में अभी अपन ने पढ़ा, रियल इस्टेट बिजनेस में ये नहीं आते। मैं बोल रहा था टीडीआर में ये नहीं आते, ऐसा नहीं है, रियल इस्टेट बिजनेस में ये नहीं आते। तो ये तो टाउनशिप बनाना है तो कायदे से ही आ जाना चाहिए, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है, ओके, कैन मेक इन्वेस्टमेंट। बाकी अपन ने पढ़ा था कि कैन नॉट एक्वायर, कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट, राइट। चलो, मिस्टर अनसेटिस्फैक्ट्री जो बंदा का ब्रदर है, रिसाइडिंग इन चेन्नई, वो चेन्नई में ही रहता है, इज एग्री बाय एन ऑर्डर मेड बाय अपीलेट ट्रिब्यूनल established under FEMA, decide to file further appeal with reference to the provisions of FEMA whether any restriction in respect of transaction desired by बंदा, ठीक है, पहले ट्रांजेक्शन बता दिया। ऑल्सो डिटरमाइन क्या अपील प्रोसीजर, ठीक है, इन ऑर्डर, अगर हमको अपील ट्रिब्यूनल का ऑर्डर सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो उसकी अपील प्रोसीजर क्या है, राइट। ओके, तो इधर आप जो है फेमा के अंदर जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उस अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से एग्रीड हो, तो ऐसे केस में जो है आप अपील करोगे 45 दिन के अंदर। क्या लिखा है, पर्सन एग्रीड है, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल से अपील कर दे हाई कोर्ट में विदिन 60 डेज। 1 सेकेंड, विदिन 60 डेज जो है आपको अपील कर सकते हो। मैं इसको 60 लिख देता हूँ, राइट। तो फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन, ठीक है, या अपीलेट ट्रिब्यूनल को ऑर्डर आया था, उसको 60 दिन में आप अपील कर सकते हो, और एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे ही कर सकते हो। हाउएवर, अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई हुआ कि अपीलेंट तो जो था वो प्रिवेंटेड था बाय सफिशिएंट कॉज, तो ऐसे केस में जो है डिले कैन बी कंडोन, ठीक है, और अलाउ टू बी फाइल विद इन फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, मतलब 60 डेज का और एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो अनसेटिस्फैक्ट्री अपील तो फाइल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का है, ये अभी अपन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको भी अपन स्किप करो। चलो, अगला क्वेश्चन आता है कि मिस्टर मंथन डिप्यूटेड टू इंडिया बाय हिज कंपनी टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्राम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, ठीक है। तो 3 महीने के लिए डिप्यूट करा, ठीक है। अब फ्रॉम 1 जनवरी, तो कब से आया, 1 जनवरी 16 से, तो डेटा आप लिख लो 1 जनवरी 16 से आया।
ही इज पेड सैलरी, उसको इंडियन बैंक अकाउंट में सैलरी पे करी जाती है अब ऑन 1 मई, तो 1 जनवरी 17, 1 जनवरी 18, ये 2 साल हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 4 महीने, मतलब कि 2 ईयर्स और 4 मंथ बाद 1 मई 18, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू रेमिट इंटायर सैलरीज टिल 30 अप्रैल, जो उसने जो भी कमाई थी उसको रेमिट करना है यूएसए में। तो स्टेट करो कि क्या वो रेमिट कर सकता है, ठीक है। तो हाँ, वो रेमिट कर सकता है कि पर्सन हु इज़ नॉट अ परमानेंट रेसिडेंट हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ अनदर स्टेट एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पर्सन रेसिडेंट है पर वो परमानेंट रेसिडेंट नहीं है इंडिया का, वो डेप्यूटेशन पे आया है, ठीक है। डेप्यूटेशन टू दी ऑफिस ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी, डेप्यूटेशन टू दी ऑफिस ऑफ ब्रांच, एक फॉरेन कंपनी या सब्सिडियरी, देखो फॉरेन कंपनी या उसकी सब्सिडियरी या उसकी जेवी, सब कवर होता है। देखो तो देखो क्या लिखा हुआ है कि पर्सन जो परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, पर्सन जो परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, वो इंडिया में आया है, ठीक है, और अंडर डेप्यूटेशन आया, पर वो सिटीज़न है फॉरेन स्टेट का, पाकिस्तान को छोड़ के या इंडिया का सिटीज़न है, जो भी है वो डिप्यूटेशन में आया है, और डिप्यूटेशन अप टू 3 ईयर, और डिप्यूटेशन टू दी ब्रांच ऑफिस एजेंसी सब्सिडियरी या जेवी ऑफ फॉरेन कंपनी, राइट, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी, सब्सिडियरी या जेवी जो भी है, इनकी ब्रांच ऑफिस एजेंसी में अगर वो डेप्यूट हुआ है और डेप्यूट 3 साल तक ही हुआ है, तो इस क्वेश्चन में था ऐसा, तो वो रेमिट कर सकता है सैलरी, पर वो नेट सैलरी ही रेमिट कर सकता है, मतलब कि उसमें से वो TDS काट लेगा, मतलब कि सैलरी आफ्टर टैक्स, आफ्टर PF कॉन्ट्रीब्यूशन और अदर डिडक्शन, ठीक है। तो टैक्स, PF कॉन्ट्रीब्यूशन, तो टैक्स, PF कॉन्ट्रीब्यूशन और अदर डिडक्शन को देखते हुए, तो लिखा हुआ आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स, कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF और अदर डिडक्शन करते हुए वो रेमिट कर सकता है सैलरी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो भारत कंप्यूटर हार्डवेयर लिमिटेड है, भारत कंप्यूटर हार्डवेयर लिमिटेड, राइट, 1 सेकेंड, भारत कंप्यूटर हार्डवेयर लिमिटेड ने रिसीव करा है एडवांस पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ हाईटेक हार्डवेयर, ठीक है, टू अ बिजनेस कंसर्न इन सिंगापुर, कि उसको जो है एक्सपोर्ट करना है हार्डवेयर किसी पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न में जो सिंगापुर में है, बाय एंट्रिंग इनटू एक्सपोर्ट एग्रीमेंट टू सप्लाई द हार्डवेयर विद इन 6 मंथ, बोल के तो ये रखा है कि 6 महीने में कर दो फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट। अब शिपमेंट तो जो है 6 महीने में तो नहीं हो पाया, शिपमेंट जो है 9 महीने तक हुआ, 9 महीने के बाद हुआ, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि शिपमेंट अगर 9 महीने के बाद हुआ तो चलेगा क्या, तो देखो एग्रीमेंट में तो 6 महीने बोला है, आप 1 साल तक शिपमेंट कर सकते हो, ठीक है, जो भी है देखते अभी अपन। एंड द डॉक्यूमेंट कवरिंग द शिपमेंट वॉज रूटेड थ्रू ऑथराइज डीलर टू हुम एडवांस पेमेंट वॉज रिसीव, तो ठीक है, ये तो सही करा तुमने। एग्जामिन वेदर भारत कंप्यूटर हार्डवेयर हैज़ डिस्चार्ज इट्स ऑब्लिगेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, 6 महीने में तो नहीं किया पर 9 महीने में किया, तो क्या प्रोविजन का प्रॉपर कंप्लायंस किया है। फिर यही बोला है कि इज इट पॉसिबल टू रिसीव एडवांस वेयर द एक्सपोर्ट एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर शिपमेंट ऑफ गुड्स विद इन 15 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट। अगर यही 6 महीने की जगह 15 महीने होता तो क्या एडवांस रिसीव कर सकते थे, तो ठीक है, अगर अपन ने यही पढ़ा है कि अगर एक्सपोर्ट एग्रीमेंट में ज़्यादा भी बोल के रखे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो आइडेंटिफाइड द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द एडवांस पेमेंट, तो इंटरेस्ट इफ एनी अगर पेबल है एडवांस में तो लाइबर प्लस 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो एक बात देख लेते हैं कि जब एक्सपोर्टर जो है ये बोल के रखे कि यार 6 महीने में आपको डिलीवर करना है और आप डिलीवर नहीं कर पाए हो, तब क्या होगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू, ठीक है, फेमा जो भी रेगुलेशंस है एडवांस पेमेंट, कि जब एक्सपोर्टर रिसीव करता है एडवांस पेमेंट इंटरेस्ट के साथ, विदाउट इंटरेस्ट के साथ, जो भी है किसी बायर या थर्ड पार्टी से रिसीव कर रहा है, ठीक है, द एक्सपोर्टर शेल बी अंडर ऑब्लिगेशन, वो एक ऑब्लिगेशन में है कि जब भी वो एडवांस रिसीव कर रहा है तो उसको गुड्स शिपमेंट करना है 1 साल के अंदर अंदर। उसका जो इंटरेस्ट है वो लाइबर प्लस 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम इंटरेस्ट इतना ही होना चाहिए, ठीक है। और रही बात जो डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स रूट थ्रू द ऑथराइज डीलर थ्रू विच एडवांस पेमेंट इज रिसीव प्रोवाइडेड इन द इवेंट कभी एक्सपोर्टर इनेबल है कि वो शिफ्ट नहीं कर पा रहा है 1 साल के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेमिट कर दोगे, नो रेमिटेंस ऑफ अनयूटिलाइज पोर्शन, ठीक है। आपको एडवांस पैसा मिला, आप नहीं शिफ्ट कर पा रहे हो गुड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एडवांस पेमेंट को ही वापस कर दिया, नहीं कर पाओगे आप।
तो नो रिमिटेंस ऑफ अनयूटिलाइज पोर्शन ऑफ एडवांस पेमेंट या एडवांस ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कर पाओगे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 1 ईयर। पर हाँ, विदाउट अप्रूवल, मतलब कि अगर आपको अप्रूवल से आप कर सकते हो, ये बोल दिया। अब एनीथिंग कंटेंट्स इन, ठीक है, एक्सपोर्टर मे रिसीव एडवांस पेमेंट वेयर एक्सपोर्ट एग्रीमेंट इटसेल्फ ड्यूली, क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्टर एडवांस पेमेंट रिसीव कर सकता है अगर एक्सपोर्ट एग्रीमेंट इटसेल्फ ड्यूली प्रोवाइड की जो है गुड्स शिप कर देना 15 महीने के अंदर, ठीक है, जो भी है ये अपन ने पढ़ा। तो लिखा हुआ है कि भारत कंप्यूटर ने एक्सपोर्ट करा हार्डवेयर 9 मंथ के अंदर, इट हैज़ डिस्चार्ज इस ऑब्लिगेशन विद द प्रोविजंस ऑफ फेमा। तो जब एक्सपोर्ट एग्रीमेंट में खुद ने ही ऐसा बोल के रखा है कि आप शिपमेंट ऑफ गुड्स करो, शिपमेंट ऑफ गुड्स कर सकते हो आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो ठीक है, आप फिर एडवांस रिसीव कर सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट अपन ने देखा ही है कि शुड नॉट एक्सीड, मतलब कि लाइबर प्लस 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रोहन एन इंडियन रेसिडेंट, ये इंडियन रेसिडेंट है, डिज़ायर टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्पस। उसको फॉरेन एक्सचेंज किस हिसाब से चाहिए, उसको $1,20,000 चाहिए, ठीक है, क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटी ने बोल के रखा है, और गिफ्ट चाहिए 10,000 का, ठीक है। तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत हम तो 2.5 लाख से ज़्यादा भी उसके हिसाब से तो 2.5 लाख तक ही हम जो है ले सकते हैं। बट हाँ, इन केस ऑफ कंट्री ऑफ इमिग्रेशन जो है अगर ज़्यादा मांग रहे हो, या हॉस्पिटल या मेडिकल हॉस्पिटल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ज़्यादा मांग रहे हो, तो ऐसे केस में जो है बिना RBI के अप्रूवल के भी हम जो है विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं स्टडीज़ के लिए, तो अप टू अ लिमिट ऑफ 2.5 लाख, ठीक है, विदाउट परमिशन ऑफ RBI आप उसको भेज सकते हो। उसके बाद RBI की अप्रूवल लगेगी, ठीक है। फिर अपना यही है कि अगर ये एस्टीमेट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि एस्टीमेट इंस्टीट्यूशन से मिला है, तो इन केस जो है परमिशन नहीं लगेगी। पर ये तभी हो सकता है, मतलब कि परमिशन तभी नहीं लगेगी जब इंस्टीट्यूट ने एस्टीमेट बाकायदा आपको दिया हो, ठीक है। अब गिफ्ट दे रहे हैं, तो गिफ्ट में भी ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। अंडर द प्रोविजंस सर्टन रूल्स हैव बीन मेड फॉर द डॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, गिफ्ट रेमिटेंस इज अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब गिफ्ट में भी ऐसा ही है कि $2.5 लाख कैन बी मेड, ठीक है। इसको अलग अलग ट्रीट करते हुए कि गिफ्ट भी अगर रेमिट कर रहे हो तो $2.5 लाख तक कर सकते हो, उसके ऊपर पे जो है RBI का अप्रूवल लगेगा, ठीक है। तो कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मिस्टर रोहन को, क्योंकि 10,000 ही है। तो जैसे ही करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में अपन ने पढ़ा था कि ये PRI के लिए परमिसेबल है, ये PROI के लिए परमिसेबल है, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है, नहीं सॉरी, ये अपन ने कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में पढ़ा था। वैसे ही करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में भी परमिसेबल है, पर कुछ चीज़ें ऐसी परमिसेबल है जहाँ पे अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी, और कहीं ऐसी परमिशन है जहाँ पे अपने को RBI से परमिशन लेनी पड़ेगी। पर यही जब हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन देखते हैं तो उसमें ऐसा कोई किसी से परमिशन नहीं लेनी है, उसमें डायरेक्ट क्लियर कट परमिसेबल बोल के रख दिया है कि ये परमिसेबल है, ये परमिसेबल नहीं है, ये परमिसेबल PRI के लिए है, ये परमिसेबल PROI के लिए है, इस तरीके से बोल के रखा है, राइट। अगला क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का मीनिंग उन्होंने पूछ लिया। एंड द राइट ऑफ ए सिटीजन टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज। तो करंट अकाउंट का ट्रांजेक्शन का तो मीनिंग हम बता देंगे कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं होता, अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। एंड इंक्लूड्स, इसमें ये इंक्लूड होते हैं, ठीक है, PPRE। तो ये सब हम पढ़ लेंगे, ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या है राइट ऑफ ए सिटीजन, नया क्या है इसमें, राइट ऑफ ए सिटीजन टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, अंडर फेमा। फेमा के अंदर क्या सिटीजन के पास राइट है टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज, राइट। तो ऑब्टेन करना मतलब कि लेना, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 5 में यही बोलते हैं कि जब भी आप करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन लिखो ना, तो देखो बेटर ये है कि आप सेक्शन 5 के साथ लिखो। इधर भी मैंने नोट्स में भी लिख के रखा है कि जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, जब भी आप उसको लिख रहे हो तो सेक्शन 5 के साथ लिखो, ठीक है। सेक्शन 5 के साथ लिखना चाहिए करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, क्योंकि सेक्शन 5 से हमको मिलते हैं राइट। क्या बोल रहे हैं कि एनी पर्सन मे सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज, आप भेज सकते हो, सेल कर सकते हो या निकाल सकते हो फॉरेन एक्सचेंज। तो सेल टू और ड्रॉ फ्रॉम एन ऑथराइज पर्सन, आप उनको सेल भी कर सकते हो, आप उनसे ड्रॉ भी कर सकते हो। इफ़ सच सेल और ड्रॉल इज़ अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। इफ़ सच सेल और ड्रॉल इज़ अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट इन कंसल्टेशन ऑफ RBI, सेंट्रल गवर्नमेंट RBI से कंसल्ट करके अगर उसको पब्लिक इंटरेस्ट में लग रहा है तो कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है,
तो अपन यही पढ़ा कि वो सेल एंड ड्रॉ कर सकते हैं ऑथराइज पर्सन इफ़ इट्स फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। और आप सेल और ड्रॉ कर सकते हो और इफ़ इट्स फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड देन प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में इन कंसल्टेशन विद आरबीआई इम्पोज कर सकती है कुछ रिस्ट्रिक्शन अगर इम्पोज करना हो तो, ठीक है। फर्दर यही चीज़ जो है सेक्शन 5 में करंट अकाउंट के लिए बोला है, फर्दर एनी पर्सन में सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम ऑथराइज पर्सन फॉर अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 6(2), ये कैपिटल अकाउंट में है, ठीक है। तो जैसे कि अभी अपन ने बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है, तो वैसे ही सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 6(2) कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में। तो रिस्ट्रिक्शंस को छोड़ के आप सेल और ड्रॉ कर सकते हो फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिस्टर हिलैरी बेंजामिन अ सिटीज़न ऑफ इंडिया लेफ्ट इंडिया, उसने इंडिया छोड़ा था एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। कब छोड़ा था? 1 जून। तब यह याद रख लो 1516, ठीक है। 1 जून को उसने लेफ्ट करा, ठीक। मिस्टर हिलैरी बेंजामिन परचेज अ फ्लैट इन न्यू दिल्ली फॉर 60 lakhs इन सितंबर 2016। तो 15-16 और 16-17, अब 16-17 में क्या आया? सितंबर 16 में उसने जो है फ्लैट परचेस किया, ठीक है, न्यू दिल्ली में। हिज ब्रदर मिस्टर हिलैरी हेनरी बेंजामिन एम्प्लॉयड इन न्यू दिल्ली, वो न्यू दिल्ली में ही जॉब करता है, ठीक है। तो एक फ्लैट तो लिया, प्लस ब्रदर जो है वो जॉब भी करता है न्यू दिल्ली में। ऑल्सो परचेज अ फ्लैट इन द सेम बिल्डिंग, उसने 65 लाख का ले लिया, इसने 60 लाख का ले लिया, राइट। अब देखो, हेनरी बेंजामिन फ्लैट वॉज फाइनेंस बाय द लोन फ्रॉम द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उसको तो इसके लिए लोन लेना पड़ा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, उसने लोन ले लिया। एंड द लोन वॉज गारंटीड बाय हिलैरी बेंजामिन, और उसकी बहन ने ही जो है बाकायदा गारंटी दे के रखी थी, ठीक है। एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कि हिलैरी ने तो क्या किया कि फ्लैट भी परचेस करा और गारंटी भी दी है, ठीक है। क्या ये ट्रांजेक्शन परमिसेबल है? तो उसके पहले आप ये देखो कि उसने ये सब किया है 16-17 में, तो क्या 16-17 में ये PRI है कि PROI है, राइट। 16-17 के लिए हमको देखना पड़ेगा 15-16, और 15-16 में तो ये 1 जून को ही चली गई थी, राइट। अब पॉइंट ये है कि पहले ये PRI है कि PROI है, ठीक है। फिर उन्होंने कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का पूछा, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी जो उन्होंने लिखी, ठीक है, ये उन्होंने लिखा। फिर परमिसेबल और नॉट परमिसेबल, ठीक है। तो देखो, अपन ने पढ़ा है कि ये PROI पर एक्वायर कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, और ये PROI थी हिलैरी, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। और रही बात है गारंटी देने की, तो गारंटी भी दे सकती है PROI जो है, वो PRI को गारंटी भी दे सकती है, ये भी हमने पढ़ लिया, राइट। इनफैक्ट PRI भी PROI को गारंटी दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परमिसेबल है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले एक बात ये देख लेते हैं कि इतना बड़ा आंसर ये दिया क्यों है। देखो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन तो हमने लिख दिया, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में होता क्या है कि PRI की असेट लायबिलिटी इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया अफेक्ट होती है, ठीक है। और PROI की असेट और लायबिलिटी इन इंडिया अफेक्ट होती है। तो अकॉर्डिंग टू सेट डेफिनेशन, ट्रांजेक्शन जो अल्टर करता है कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। तो ट्रांजेक्शन जो अल्टर करता है कंटिंजेंट लायबिलिटी विल बी कंसिडर एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है, इन द केस ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, बट इट इज़ नॉट सो इन केस ऑफ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। ओके, ठीक है। PRI की असेट लायबिलिटी इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया अफेक्ट होती है, ठीक है, तो वो है। अब जैसे कि जो हिलैरी बेंजामिन है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस कर रही है, तो वो तो ठीक है, वो तो देख के रखा है कि एसेट और लायबिलिटी अल्टर हो रही है। पर गारंटी में हमको ये सोचना पड़ेगा कि देखो, गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ, गारंटी में भी कुछ ऐसा बोल के रखा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्ट ऑब्लिगेशन और अदर लायबिलिटी इंकर बाय PRI एंड ओव्ड टू PROI, और गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लायबिलिटी डेप्ट और अदर ऑब्लिगेशन इंकर्ड बाय PROI, ठीक है, ठीक है। तो देखो, अगर PRI ने कुछ डेप्ट ऑब्लिगेशन लायबिलिटी इंकर करी है, ठीक है,
ठीक है, इंकर्ड बाय PRI एंड ओव्ड टू PRY है, ठीक है। अब देखो, इन द केस हिलरी बेंजामिन जो रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है उसने गारंटी दी है इन रिस्पेक्ट ऑफ डेब्ट इंकर्ड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, एंड ओव्ड टू PRI। तो देखो ऐसा है कि अगर आप डेफिनेशन में देखोगे तो PRI की एसेट लायबिलिटी इंक्लूडिंग कंटिजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया अल्टर हो रही है और PRY की एसेट लायबिलिटी अल्टर हो रही है, ऐसा है सीन। अब देखो, इधर PRY अगर गारंटी दे रहा है तो PRY की लायबिलिटी का अल्टर हुई है, गारंटी तो वैसे भी कंटिजेंट लायबिलिटी होती है। तो सेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं होता है, बट फिर भी इसको अगर आप परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन देखोगे, ठीक है, और परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बाय PRY, तो ऐसे केस में गारंटी बाय हिलरी बेंजामिन मतलब कि PRY, देखो अभी अपन ने पढ़ा ना कि जो परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है उसमें गारंटी को बोला गया है कि ये परमिसेबल है, पर सेक्शन में नहीं बोला गया है परमिसेबल है। सेक्शन में तो गारंटी इनफैक्ट कंटिजेंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो सेक्शन के हिसाब से तो नहीं है, बट हाँ अलग से जो है रेगुलेशंस के हिसाब से तो अलाउड है, ठीक है। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जो मिस्टर सुगम है रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17, ठीक है, उसने इंडिया लेफ्ट कर दिया 15 जुलाई 17 को, ठीक है। तो आप तो टाइमलाइन बनाओ कि 16-17 में तो डिसाइड करता था, उसने इंडिया कब लेफ्ट किया? 15 जुलाई को, राइट, 15 जुलाई को उसने लेफ्ट कर दिया। फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज़ फॉर 2 ईयर, ठीक है, लिविंग, ठीक है। अभी अपन ये बोल रहे थे कि जो आउटसाइड इंडिया जा रहा है, पर्सन शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया जिसने डिसाइड किया हो, ठीक है, मोर देन 182 डेज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर जो है एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस ऑपरेशंस या फॉर अनसर्टन पीरियड, फॉर एनी अदर पर्पज़ फॉर अनसर्टन पीरियड। तो ये एनी अदर पर्पज़ तो है, पर ये सर्टन पीरियड है, तो ऐसे केस में ये PRY तो नहीं होगा, ठीक है। तो जैसा कि बोला था कि सर्टन पीरियड के लिए जा रहा है तो वो रेसिडेंट हो गया, ठीक है। अब देखो अगला कि सुगम रिक्वायर, अब वो जो बाहर चले गया है क्योंकि इंडिया में डिसाइड कर रहा था, बाहर चले गया, अब वो हर साल उसको 2.5 लाख चाहिए टुवर्ड ट्यूशन फीस के लिए 2.5 लाख चाहिए और 30,000 कुछ एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए। तो क्या पॉसिबल है सुगम के लिए, ठीक है, क्या पॉसिबल है? तो देखो यार 2.5 लाख से ऊपर हो गया तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत आप सिर्फ जो है फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी 2.5 लाख तक की ही अवेल कर सकते हो। एडिशनल रेमिटेंस जो एक्सेस अगर आपको करना है तो आपको RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके, इधर 2.5 लाख नहीं है, इधर 25,000 है, राइट, ठीक है। फर्दर प्रोविजो टू पैरा 1, देखो अभी अपने ये पढ़ा कि एडिशनल रेमिटेंस एक्सेस ऑफ द सेड लिमिट, एक अप्रूवल इधर लेना पड़ेगा। फर्दर प्रोविजो टू पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 3 स्टेट्स दैट इंडिविजुअल को रेमिटेंस अलाउड है कि उसको अप्रूवल नहीं भी लेना पड़ेगा, रेमिटेंस अलाउ है, वो बिना अप्रूवल के आप रेमिटेंस कर सकते हो। यूँ तो 2.5 लाख के ऊपर पे RBI का करना पड़ता है, पर बिना अप्रूवल के भी ले सकते हो बेस्ड ऑन द एस्टिमेट रिसीव फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कि अगर इंस्टीट्यूशन से एस्टिमेट आया कि 2.5 लाख से ऊपर तक की फ़ीस है तो भाई ऐसा करो कि आप ऐसे केस में बिना उसके आप अप्रूवल कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अगर इंस्टीट्यूशन बोले 2.5 लाख के ऊपर, अगर जो है एमिग्रेशन वाली कंट्री बोले 2.5 लाख के ऊपर, ठीक है, या एजुकेशन मेडिकल इंस्टीट्यूशन बोले कि 2.5 लाख के ऊपर बेस्ड ऑन दी एस्टिमेट, तो ऐसे केस में आप बिना अप्रूवल के आप रेमिट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज 2.5 लाख के ऊपर जा रहे हो तो आपको बाकायदा जो है करना पड़ेगा, राइट, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे जो है देखो 2-3 पॉइंट्स है जो एड्रेस करना पड़ेगा। फेमा में पर्टिकुलर कुछ 2-3 टॉपिक्स है या कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ही डायसी है, जिस पे 2 व्यू आते हैं, तो उसको तो हम एड्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक व्यू तो मैंने इधर ही लिख के रखा है, इसमें प्राइमा फेसी जो लग रहा है मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है, डायसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उस क्वेश्चन में हम जो है अच्छे तरीके से उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, डायसी क्वेश्चन की लिस्ट में तो अपना पहला ही क्वेश्चन था, ठीक है। वो पहला क्वेश्चन ही उस तरीके से था कि भाई अगर देखा जाए तो वो जो पीटर था वो डिप्लॉयमेंट में आया था, इंडिया आया था। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो 182 डेज से ज़्यादा नहीं था, मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 183 डेज से कम था। अब कम था पर इस साल वो आ रहा है इंडिया, ठीक है। पीटर वॉज इन इंडिया फॉर, ठीक है,
185 डेज जो भी है। तो इसको एक तरीके से PROI बोल दिया पीटर को। अब पीटर को PROI क्यों बोला, जबकि पीटर बाहर जॉब कर रहा था और इंडिया में है फॉर 185 डेज ड्यू टू इज डिप्लॉयमेंट, वो इंडिया में आया है, ठीक है, एंड लीजाज इल हेल्थ, ठीक है। तो इस डायसिकेशन को हम एड्रेस करेंगे। साथ ही साथ एक एस्टिमेट वाली बात आती है कि भैया अगर अपन ने ये पढ़ा है कि 2.5 लाख से ऊपर पे तो RBI का अप्रूवल लगेगा, पर नहीं लगेगा इनकेस अगर एस्टिमेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ने बोला 2.5 लाख से ज़्यादा का, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने, या एमिग्रेटिंग कंट्री ने बोला। तो सपोज़ करो कि मेडिकल इंस्टीट्यूट ने एस्टिमेट में 1,30,000 बोला और कंट्री ऑफ एमिग्रेशन या जो है स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ने 1,60,000 का बोला। तो ऐसे केस में दोनों ने 2.5 लाख नहीं बोला। अब पॉइंट ये आता है कि क्या जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा कि अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि एस्टिमेट दोनों का इंडिविजुअली देखा जाए तो 2.5 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है, राइट। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो अपने को समझना है, वो अभी अपन देख लेंगे जब क्वेश्चन कुछ आएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि दक्ष जो इंडियन नेशनल है उसको फॉरेन एक्सचेंज ऑब्टेन करना है। काय के लिए? पेमेंट टू बी मेड फॉर सिक्योरिंग हेल्थ इंश्योरेंस, पेमेंट टू बी मेड फॉर सिक्योरिंग हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम अ कंपनी अब्रॉड। एक बाहर की कंपनी है और बाहर की कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसको उधर पेमेंट करना है। देखो ये है तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, क्योंकि इससे कोई असेट लायबिलिटी इंक्लूडिंग कंटीजेंट लायबिलिटी ये सब तो अल्टर होते नहीं है, तो ये है तो करंट, ठीक है। अब करंट में भी अपन ने पढ़ा था प्रोहिबिटेड, ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा कुछ परमिटेड जिसमें अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लगेगी, फिर कहीं अपन ने पढ़ा कि जहाँ पे अपने को RBI से अप्रूवल लगेगी, ठीक है। अब जो है ये तो अपन इंश्योरेंस का पेमेंट कर रहे हैं, और अपन ने RBI में क्या पढ़ा था कि अगर अपना मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड हो रहा है, ठीक है, या कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस बाहर हो रहे हैं, चेकअप चल रहा है बाहर, ठीक है, या पेशेंट के साथ कोई भी अटेंडेंट जा रहा है तो उसके अकम्पनिंग के लिए तो एक्सपेंसेस ये सब हो रहे हैं, पर ये इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना ये इधर आता नहीं है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि पेमेंट फॉर कमीशन ऑफ एक्सपोर्ट, ओके, कमीशन ऑफ एक्सपोर्ट इधर अपने को ये तो प्रोहिबिटेड हो जाता है। पेमेंट फॉर कमीशन ऑफ एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, ठीक है, तो उसमें भी एक्सेप्शन है कि अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो टी टोबैको तो चलेगा, ठीक है ना। ये कमीशन फॉर एक्सपोर्ट है, रुपी स्टेट क्रेडिट रूट है, ठीक है, और 10% तक आप कमीशन पे कर रहे हो ऑफ इनवॉइस वैल्यू तो चलेगा। तो यूँ तो जो है पेमेंट करना ये तो प्रोहिबिटेड है, राइट। चलो एग्जामिन द गिवन सिचुएशन, ठीक है। जो टॉय लिमिटेड है वो जापानीज़ कंपनी थी जिसका सेवरल बिजनेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इट हैज़ अ रोबोटिक यूनिट, देखो रोबोटिक यूनिट है तो विद इट्स हेड क्वार्टर इन मुंबई, ठीक है। तो देखो जापानीज़ कंपनी एक PROI है जो ओन्ड कंट्रोल करती है ब्रांच ऑफिस एजेंसी, तो हेड क्वार्टर भी उधर आ जाता है, ठीक है। तो हेड क्वार्टर है इंडिया में, ठीक है, एक ब्रांच है सिंगापुर में, और मुंबई का हेड क्वार्टर सिंगापुर के ब्रांच को कंट्रोल करता है। तो PROI ब्रांच ऑफिस एजेंसी कंट्रोल कर रहा है, और PRI भी जो है ब्रांच ऑफिस एजेंसी आउटसाइड इंडिया कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे केस में जो है हेड क्वार्टर और सिंगापुर ब्रांच दोनों PRI है। तो रोबोटिक यूनिट इन मुंबई, ठीक है, और सिंगापुर ब्रांच दोनों PRI है। फिर तो देखो अपने को इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि सबसे पहले जो जापान की कंपनी है, जो हेड क्वार्टर है ये, और जो भी ये ब्रांच है, ये सब पहले पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। ये पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं तो क्योंकि पर्सन में ब्रांच ऑफिस एजेंसी भी इंक्लूड होता है, ठीक है। और साथ ही साथ पहले पर्सन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कंपनी भी आता है। जैसे जापानीज़ कंपनी इधर फॉलो गई। अब जापानीज़ कंपनी का ब्रांच ऑफिस एजेंसी जो भी था, सिंगापुर ब्रांच हो, मुंबई ब्रांच हो, जो भी हो, तो वो भी पर्सन है। तो सब पर्सन तो है। अब वो PRI हो PROI अपन ने देख लिया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। एन्यूमरेट ए गिवन सिचुएशन इन लाइट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। एक जो इंडियन रेसिडेंट है, एक रेसिडेंट ने मशीन इंपोर्ट करी, ठीक है, एक UK के वेंडर से, ठीक है, फॉर इंस्टॉलिंग इन हिज फैक्ट्री। तो देखो ये तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कैसे हुआ, ये तो कैपिटल हुआ। पर सुनो
उसने मशीन इंपोर्ट करी, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में क्या होता है, ऐसा ट्रांजेक्शन जो अल्टर करे असेट लाइबिलिटी इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ PRI आउटसाइड इंडिया और PROI की इन इंडिया। अब पॉइंट ये है कि एन इंडियन रेसिडेंट ने अगर मशीन इंपोर्ट करी है, अब इधर ये मान लिया गया कि पेमेंट कर दिया, तो इसलिए ये बोल के रखा है कि एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो नीदर ओन्स नथिंग इन अदर कंट्री, तो ऐसे केस में कुछ नहीं होगा। फिर दूसरा एक क्वेश्चन था कि इंडियन रेसिडेंट ने मशीनरी इंपोर्ट करी UK के वेंडर से क्रेडिट पीरियड के लिए फॉर 3 मंथ। तो इधर आपको लगेगा क्या लाइबिलिटी अल्टर हो गई, पर ये भी गलत हो गया, क्योंकि जो है इधर 3 महीने का क्रेडिट है, ठीक है, और ये मशीनरी परचेस करने के रिस्पेक्ट में, तो ये शॉर्ट टर्म बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटी है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो ऐसे केस में ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये फिर भी ये अभी भी ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। फिर एक पॉइंट ये था कि एक जो रेसिडेंट है उसने ट्रांसफ़र करे 1,01,000 टू NRI ब्रदर गिफ्ट में, तो गिफ्ट में करे है तो कोई असेट लाइबिलिटी कंटिंजेंट लाइबिलिटी ये सब तो अल्टर हुआ नहीं, ठीक है। द फंड आर सेंड फ्रॉम द इंडियन बैंक टू ब्रदर्स बैंक, तो गिफ्ट में भी जो है नो वन ओन्स नथिंग, तो ऐसे केस में ट्रांजेक्शन भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मिस्टर ए रिसाइड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16, पर वो लेस देन 182 डेज था। फिर वो इंडिया आया 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है। तो देखो ये 1 अप्रैल 2016 से देखो पिछले साल तो लेस देन 182 डेज था, पर वो इंडिया आया 1 अप्रैल 2016 से, तो प्राइमरीली तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है, पर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, ठीक है, तो वो रेसिडेंट है 1 अप्रैल 2016 से। यही बोल के रखा है, आपको टाइमलाइन बस बना के रखनी है और आपको जो है सॉल्व करना है कि मिस्टर एक्स जो रिसाइड इन इंडिया है 15-16 में लेस देन 182, ही हैड कम इन टू इंडिया 1 अप्रैल 16 को बिज़नेस के लिए, ठीक है, तो रेसिडेंट है 1 अप्रैल 16 से तो रेसिडेंट है। ही इंटेंड टू लीव द बिज़नेस, ये पूरे 2017 तक रहेगा, फिर मार्च के बाद वो 30 अप्रैल को जाएगा, ठीक है, लीव द बिज़नेस। तो देखा जाए तो 16-17 में तो वो रेसिडेंट है, PRI है, पर 17-18, ठीक है, 17-18 में भी वो देखो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर देखा जाए तो वो 182 डेज से ज़्यादा ही रुका है, पर 17-18 में वो इंडिया को लीव कर रहा है 30 जून को, तो 30 जून तक वो रेसिडेंट है, फिर वो नॉन रेसिडेंट है। तो अभी अपन पहले 17-18 की बात करते हैं, राइट। 16-17 तो अपन ने पढ़ लिया कि वो तो रेसिडेंट है ही है, ठीक है, क्योंकि वो 1 अप्रैल को ही आ गया था, तो अपन देख लेते हैं, तो रेसिडेंट है फ्रॉम 1 अप्रैल। पर 17-18 के लिए वो 30 जून तक ही रेसिडेंट है, और जो है देखो अब वो 1 जुलाई को जा रहा है, तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि वो जा किसके लिए जा रहा है, पर्पस क्या है, पर्पस कोई सा दूसरा पर्पस है और सर्टन पीरियड के लिए वो जा रहा है, तो ऐसे केस में वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। पर अगर वो बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट या एनी अदर पर्पस फॉर अनसर्टन पीरियड के लिए जा रहा है, तो फिर ऐसे केस में जो है वो PROI हो जाएगा, राइट। पर वो 30 जून तक तो PRI है, चलो ठीक है। अगला जेड जो इंडिया में रिसाइड करता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16, इंडिया को लेफ्ट करा 1 अगस्त 16 में, पर हायर स्टडीज़ 3 साल के लिए। देखो हायर स्टडीज़ मतलब बिजनेस एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अदर पर्पस के लिए जा रहा है, पर अनसर्टन पीरियड नहीं है, सर्टन पीरियड है, तो ऐसे केस में वो PRI ही रहेगा। तो 16-17 में वो PRI है। अब 17-18 की बात करते हैं। 17-18 की बात करें तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो अपना 16-17 था, तो वहाँ पे तो वो 1 अगस्त को ही चले गया, मतलब कि 183 डेज से कम था, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि 17-18 में अभी तक आया नहीं है वो, तो PROI ही रहेगा। तो 2016-17 में ये PRI था, पर 17-18 में PROI हो जाएगा। देखो ये PROI हो गया 17-18 में, और 16-17 में ये PRI रहेगा, ठीक है। फिर वही टॉय लिमिटेड जापानीज़ कंपनी थी, सेवरल बिजनेस यूनिट है, तो सबसे पहले टॉय लिमिटेड एक पर्सन है, बिजनेस यूनिट है तो रोबोटिक यूनिट एक पर्सन है, हेडक्वार्टर एक पर्सन है, ठीक है। अब PROI है जो कंट्रोल करता है, ब्रांच ऑफिस एजेंसी ओन या कंट्रोल करता है, तो उसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, जो बिंग ब्रांच, तो वो तो पर्सन है ही, ठीक है। साथ ही साथ जो है, तो ऐसे केस में वो जो दोनों सिंगापुर ब्रांच और जो है अपना मुंबई का ब्रांच, वो सब दोनों जो है वो PRI होते हैं। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। आलिया एयर होस्टेस है,
और 12 दिन हर महीने वो फ्लाई करती है और ब्रेक उसका 18 दिन का रहता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ब्रेक उसको एक बेस अकोमोडेट होता है जो नॉर्मली वो सिटी है जिस सिटी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो सिक्योरिटी कंसिडरेशन से शी वॉज बेस्ड ऑन बॉम्बे। तो देखो बॉम्बे में रहती है, 12 दिन पर महीने है, तो 12 × 12 वैसे भी 144 डेज़ होता है, पर ऐसे केस में बोला है। तो देखो क्वेश्चन में ये बोल के रखा है कि 182 डेज से ज़्यादा, ठीक है। अब 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रिसाइड कर रहा है, पर ये जो रिसाइड है, रिसाइड का मतलब क्या होता है कि रेसिडेंस शो सम काइंड ऑफ परमानेंसी। एक कंपल्सिव स्टे को रेसिडेंस नहीं बोला जाता, रिसाइड नहीं बोला जाता, ठीक है। तो इसलिए ये बोला गया है, देखो तो इसलिए 182 डेज से ज़्यादा है, ये होकर भी ये नहीं है, मतलब रिसाइड नहीं है। देखो ऐसा है कि आलिया जो है स्टेड इन मुंबई, ठीक है, बेस फॉर मोर देन 182 डेज। ये तो एम्प्लॉयड है यूके में, अगर आप देखो तो ये एयर होस्टेस है ब्रिटिश एयरवेज में, ये एम्प्लॉयड है यूके में, ये एम्प्लॉयड है यूके में। और ये जो इंडिया आई है एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आई है, इसको एक बेस अकोमोडेट किया है। शी हैज़ नॉट केम टू इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस, अनसर्टेन पीरियड, जो भी है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन कि इन सितंबर 16 जो है पी वेंट टू यूएसए। देखो क्या लिखा हुआ है, सितंबर 16 को जो पी है वो यूएसए चले गया, ठीक है। वेंट टू यूएसए, लंदन एंड जर्मनी, यूएसए लंदन एंड जर्मनी on a month long business trip. For this trip he got exchange 5,000 from authorized dealer, ठीक है, $5,000। अब दिसंबर 16 में, ठीक है, $50,000, सॉरी, इन दिसंबर 16, देखो सितंबर 16 की बात हो गई, ठीक है, और दिसंबर 16 में उसने रेमिट करा जो भी है। अब देख यार, देखो क्या लिखा हुआ है कि सितंबर 16 में वो बिज़नेस ट्रिप के लिए गया, 50,000 उधर लग गए, $50,000। दिसंबर 16 में उसने रेमिट करा 50,000 कनाडा, अपने बेटे को जो वहाँ पे पढ़ रहा है। फिर जनवरी 17 में उसने अपनी मदर और वाइफ जो अमेरिका में है, मतलब कि मीटिंग मेडिकल एक्सपेंडिचर जो भी अपन ने पढ़ा था, ठीक है, और तो जनवरी 17 में उसने 75,000 दिए, ठीक है। ही सेंड हिज मदर एंड वाइफ टू अमेरिका, ओके, उसने भेजा मदर को और वाइफ को, क्योंकि अटेंडेंट होगा, मदर का ट्रीटमेंट था, और रेमिट करे 75,000, ठीक है, और टू हिज यंगर ब्रदर हु वाज लिविंग देयर, ठीक है। मतलब कि क्या बोलते हैं कि मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ रिलेटिव एट अब्रॉड। मार्च 17 डॉटर का एंगेजमेंट हो गया, तो डेस्टिनेशन मैरिज थी, तो दुबई की ट्रिप हुई, 35,000 उधर लग गए, ठीक है। एंड जो है सॉरी, डॉटर गॉट इंगेज एंड शी ऑप्टेड फॉर अ डेस्टिनेशन मैरिज इन मई 17, मतलब समझ रहे हो, 16-17 की बात का हो गया है, मई 17, ठीक है। उसने 35,000 स्पेंड करे, ठीक है, वाइल ऑन ट्रिप टू दुबई इन द मार्च एंड, ठीक है। ही स्पेंड 35,000, तो देखो 35,000 उसने शॉपिंग में खर्च करे, ये तो मार्च में खर्च करे, और देन बाद में जो लेटर बोल के रखा है ना, लेटर मतलब बाद में, तो देखो 35,000 आप ऐड करो, 75,000, 50,000, ये 1 लाख हो गया, 75,000 और 35,000, ठीक है। तो देखा जाए तो 75 और 35 करके 2,20,000 तक हो रहे हैं, और अप्रूवल तो अब लगेगा नहीं क्योंकि 2.5 लाख नहीं हुआ है, ठीक है। ये याद रखना जो पर्टिकुलर पॉइंट है कि लेटर इवेंट मैनेजर को 2.5 लाख दिए, राइट। चलो, मिसेस जेड वॉज अपॉइंटेड एज रिप्रेजेंटेटिव, वो ABC कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था फॉर कॉर्पोरेट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग इन USA, तो वो रिप्रेजेंटेटिव था। तो ड्यूरिंग द सेट पीरियड, अब उसी पीरियड में देखो कॉर्पोरेट प्रोग्राम क्या था, दुबई में था, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग USA में था, और वो एक रिप्रेजेंटेटिव जैसे अपॉइंट हुआ था और वो गया था, और उधर ही उसको जो है किडनी डिजीज़ हो गई। तो उसने डिसाइड किया कि किडनी ट्रांसप्लांट USA में करवा लेते हैं, तो मैक्सिमम अमाउंट जो जेड ड्रॉ कर सकता है, ठीक है, एज फॉरेन एक्सचेंज। तो देखो मैक्सिमम अमाउंट जो ड्रॉ कर सकता है, ठीक है, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, तो वो तो कितना भी कर सकता है बिना अप्रूवल के, तो कायदे से इसका आंसर डी आना चाहिए, ठीक है। पर वो ये कि एस्टिमेट मिलना चाहिए, तो एज एस्टिमेटेड बाय मेडिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑफरिंग ट्रीटमेंट, तो जितना मेडिकल इंस्टीट्यूट ने बताया उतना है, ठीक है, एज एस्टिमेटेड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये लिखा हुआ है कि देखो ये गया था उसके लिए बिज़नेस टूर के लिए, पर वो फॉरेंसिक हो गया,
आफ्टर प्रोसीडिंग अब्रॉड, ठीक है। तो मे ऑल्सो भी रिलीज फॉरेन एक्सचेंज बाय ऑथराइज डीलर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया 2.5 लाख ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन प्रोवाइडेड बाय मेडिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन था, राइट, कि राम है वो रेसिडेंट इन इंडिया है 17-18 में, ठीक है। डिसाइडेड, सॉरी ये नहीं बोला रेसिडेंट है, इंडिया में रहा है लेस देन 183 डेज़ में, पर वो इंडिया में आया था मई को हायर स्टडीज़ के लिए, राइट, एंड बिजनेस, हायर स्टडीज़ एंड बिजनेस, ओके। पर ये हायर स्टडीज़ फॉर अनसर्टन पीरियड या ये सब कुछ बोला नहीं है, तो ऐसे केस में अपन बोल देते हैं कि ये तो रेसिडेंट है, ये PRI है, ठीक है, कि आया है और स्टेड अप टू 15 जुलाई 2019, मतलब ये पूरा 18-19 रुका, तो इधर तो ये PRI है, और 19-20 में भी ये 1 जुलाई तक रुका, ठीक है। और ये आया कब था? 1 मई को। तो 19-20 में भी जो जुलाई है 15 जुलाई तक ये PRI है। फिर अब पॉइंट ये है कि 15 जुलाई के बाद ये जा किसके लिए रहा है। स्टेट द करेक्ट आंसर एज टू द रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। राम PRI है फिनेंशियल ईयर 18-19, तो हाँ वो PRI है, ठीक है। राम कैन नॉट बी कंसिडर PRI, ओके। अब देखो कि और राम कैन बी कंसिडर PRI ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। अब देखो 18-19 में अगर वो इंडिया आ रहा है तो वो PRI हो गया ना, क्योंकि वो हायर स्टडीज़ और बिजनेस के लिए आ रहा है, राइट। पर फिर इन्होंने इधर गड़बड़ कर दी, ये बोला कि राम कैन नॉट बी कंसिडर PRI ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 नॉटविथस्टैंडिंग द पर्पस और ड्यूरेशन ऑफ हिज स्टे इन इंडिया इन 18-19। तो 182 डेज से ज़्यादा नहीं था, ओके। 1 सेकेंड, अब ये इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया? देखते, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी डाउट में आ गया, राइट। ये दोनों केस जो डाउट के आ रहे हैं ना, जो एक पहला क्वेश्चन था उसमें भी पीटर जो था वो 185 डेज से कम था, मतलब कि देखो पीटर जो है 60 डेज था 17-18 में, यही 17-18 में ये लेस देन 183 डेज है। अब वो इंडिया में आ रहा है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट एंड लीजास इल हेल्थ, वो एंड वाला फैक्टर आ गया, ठीक है। तो अपन डिप्लॉयमेंट एंड लीजास इल हेल्थ, अगर आप डिप्लॉयमेंट का सोचो तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है तो वो PRI हो गया, पर नहीं, डिप्लॉयमेंट एंड लीजास इल हेल्थ बोला, ठीक है। तो उसने दोनों कंडीशन बोली और ऐसे केस में उसको PRI बोल दिया। यही सीन जो है इसमें भी है कि वो इंडिया आया है फॉर हायर स्टडीज़ एंड बिजनेस। अब वो हायर स्टडीज़ एंड बिजनेस है, तो ऐसे केस में हायर स्टडीज़ जो होता है वो सर्टन पीरियड के लिए होती है, तो अब इसमें भी इसको जो है PRI बोल दिया। तो यार ये दोनों क्वेश्चन पता नहीं क्यों ये अलग चल रहे हैं, पर ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो याद रख लो कि जब वो एंड वाला फैक्टर आता है और कहीं भी आपको ऐसी इंडिकेशन मिल रही है कि वो एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या एनी अदर पर्पस फॉर अनसर्टन पीरियड के अलावा कुछ है, ठीक है, के अलावा कुछ है, तो ऐसे केस में वो अलावा वाला मानना आप, जैसे कि डिप्लॉयमेंट एंड लीजास इल हेल्थ, तो उन्होंने लीजास इल हेल्थ को फोकस करा। इधर भी देखो जो हायर स्टडीज़ एंड बिजनेस है, तो उन्होंने हायर स्टडीज़ को फोकस करते हुए इनको PRI बोल दिया। तो या तो ऐसे क्वेश्चन का आप रट ही लो, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आए जिसमें कॉमन क्या था? एंड, और एंड में भी ऐसा था कि एक पॉइंट जो है वो PRI को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, दोनों में से एक पॉइंट, तो ऐसे केस में उन्होंने PRI ही बोल दिया। और एक लास्ट जो 25वां क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं कि जो प्रिंटेक्स कंप्यूटर है वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जिसके सेवरल बिजनेस यूनिट है, ठीक है। तो ये क्या है? सिंगापुर कंपनी, ठीक है, ये तो PRI हो गया, चलो ये एक पर्सन है, PRI हो गया। सेवरल बिजनेस यूनिट है, पुणे में हेडक्वार्टर है, ठीक है, तो वो हेडक्वार्टर पर्सन है, वो PRI हो गया, क्योंकि PRI जो है ओन्ड और कंट्रोल कर रहा है ब्रांच ऑफिस और एजेंसी इन इंडिया। और एक दुबई में ब्रांच है, तो वो भी पर्सन तो हो गया, उसको पुणे का हेडक्वार्टर कंट्रोल कर रहा है, मतलब वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो सॉरी, जो है दुबई का ब्रांच ऑफिस एजेंसी वो ओन्ड और कंट्रोल कर रहा है बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। तो ऐसे केस में जो है सिंगापुर की कंपनी को छोड़ के बाकी सब कंपनी, ठीक है, दुबई ब्रांच भी PRI है, ठीक है। और ऐसे केस में जो अपनी जो बॉम्बे वाली ब्रांच है वो भी PRI है, ठीक है, पुणे वाली ब्रांच, ठीक है।
तो इस तरीके से अपन ने 25 क्वेश्चन ओवर करे हैं। तो होप तो आपको फेमा समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम फर्दर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय।